नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के अगले पार्ट के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं विषाणु यानी वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में, है ना। और वो एक वायरस ही है जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहा है, जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में आपको करवा चुका हूं, पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिए कोरोना वायरस के ऊपर। वैसे कोरोना के ऊपर जो डाटा है वो तो अलग अलग रोजाना बदलते रहते हैं, लेकिन एक वीडियो में आपको कोरोना के बारे में और करवाने वाला हूँ, मैं आपको बाद में करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोरोना से संबंधित वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको वैसे वायरस के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में हमें वायरस को फिर से पढ़ना पड़ेगा और हम जानदार तरीके से, शानदार तरीके से आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं विषाणु यानी वायरस के बारे में। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप अपने भाई का सहयोग करो, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑफलाइन जो कमेंट होता है ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि मुझे पढ़ करके मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बाबू, आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी का अगला पार्ट नंबर 3, विषाणु। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विषाणु या फिर वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस या फिर विषाणु, वायरस या फिर विषाणु के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस या फिर विषाणु। तो ध्यान से समझना है, एक एक बातें आपको याद रखनी है। वैसे मैं आपको अभी नोट्स इनके नहीं दे पाऊंगा, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा लाइव क्लास जब लूंगा तब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। और वैसे नोट्स खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना, वो सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो आप अपने खुद के नोट्स भी बनाइए। जो मैं आपको लिखाता हूँ ना वैसा ही आप डायग्राम बना लेना, यानी माइंड मैप जिसको बोलते हैं, माइंड मैप बना लेना, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बात करते हैं वायरस या विषाणु से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपको विषाणु या वायरस से संबंधित कुछ कालखंड के बारे में बताऊंगा, कुछ सन के बारे में बताऊंगा, कुछ ईस्वी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं 1796 से। कब से स्टार्ट करते हैं? 1796 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। 1966 है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वायरस का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो 1796 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करनी है 1796 में क्या हुआ था। ध्यान रखना, 1796 में एक एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति थे। एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चेचक का कारण क्या बताया था? वायरस बताया था। तो ध्यान रखना, 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का कारण वायरस बताया। क्या बताया? वायरस को बताया। ये बात आपको याद रहेगी? बिल्कुल रहेगी। यानी एडवर्ड जेनर ने जो चेचक है, चेचक का क्या बताया था? चेचक का कारण, यानी चेचक होने का कारण क्या बताया था? वायरस को बताया था। किसको बताया था? वायरस को बताया था। कब? 1796 ईस्वी में। कब? 1796 ईस्वी में। ध्यान रखना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्बेंस हो इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए ठीक है। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक का कारण क्या बताया था? चेचक का कारण बताया था वायरस। क्या बताया था? वायरस बताया था। एक बात, बहुत अच्छी बात है। अब एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया। तो यहां पर मैंने आपको एडवर्ड जेनर की बात क्यों बताई, उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा साधा कारण यह है कि इन्होंने चेचक का कारण क्या बताया था? वायरस बताया था। तो एडवर्ड जेनर की जो बात थी वो किससे संबंधित थी? वायरस से संबंधित थी। और हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वायरस का ही है, इसलिए मैंने आपको यहां पर एडवर्ड जेनर की बात बताई है। याद हो गया होगा? बिल्कुल हो गया। ये तो 1796 ईस्वी की बात है। फिर बात आती है 1886 ईस्वी की, 90 साल बाद। इसके 90 साल बाद 1886 ईस्वी की बात करते हैं। 1886 ईस्वी में क्या हुआ? एक अडोल्फ मेयर नाम का व्यक्ति था। अडोल्फ मेयर ने 1786 में क्या किया?
अडोल्फ मेयर ने 1786 में जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू के पौधे में एक रोग हो गया था, मोजेक रोग, और उस मोजेक रोग का कारण भी क्या बताया था, वायरस को ही बताया था। तो ध्यान रखना, एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के मोजेक रोग का कारण वायरस को बताया। किसको बताया? वायरस को बताया। तो यहां पर मैंने एडोल्फ मेयर की चर्चा क्यों की? क्योंकि इन्होंने भी मोजेक रोग का जो कारण बताया था ना, वो वायरस को ही बताया था, और हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वायरस का ही पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर एडोल्फ मेयर की बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसने 1886 ईस्वी में तंबाकू के अंदर जो मोजेक रोग होता है, उस मोजेक रोग का कारण क्या बताया था? वायरस बताया था। क्या बताया था? वायरस बताया था। आई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं अगली ईस्वी की बात करते हैं 1892 की। कब की बात करते हैं? 1892। 1892 की बात करते हैं। 1892 में एक व्यक्ति आया, एक रूस का व्यक्ति आया, जिसका नाम था इवोनवस्की। क्या नाम था? इवोनवस्की। ध्यान रखना, 1892 ईस्वी में इवोनवस्की ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 1892 में इवोनवस्की ने क्या किया? इवोनवस्की ने जो तंबाकू के अंदर जो मोजेक रोग था ना, उसका अध्ययन किया। मोजेक रोग का क्या किया? अध्ययन किया, और जो वायरस था ना, उस वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। ध्यान रखना, इवोनवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग का अध्ययन करके वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। ये बात आपको याद हो गई होगी। यानी देखो, वैसे वायरस के बारे में एडवर्ड जेनर ने भी बता दिया था, वायरस के बारे में एडोल्फ मेयर ने भी बता दिया था, लेकिन वायरस के ऊपर पूरा अध्ययन किसने किया? वायरस का अस्तित्व किसने पहचाना था? इवोनवस्की ने पहचाना था। इसीलिए बाबू इवोनवस्की को वायरस का खोजकर्ता कहा जाता है। वायरस का खोजकर्ता इवोनवस्की को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही वायरस का जो अस्तित्व था ना, उसको डिफाइन किया था, उसके अस्तित्व को बताया था, उसके अस्तित्व का पता लगाया था। वायरस कैसा होता है, क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, सभी बातों की जानकारी किसने दी थी? इवोनवस्की ने दी थी। इसीलिए इवोनवस्की को वायरस का क्या माना जाता है? खोजकर्ता माना जाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। तो ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। 1796, 1886 और 1892, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। बिल्कुल आई है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक का कारण क्या बताया था? वायरस को बताया था। बहुत अच्छी बात है। और चेचक के टीके का आविष्कार भी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने ही किया था। ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 1886 की बात हमने की। 1886 में एडोल्फ मेयर ने क्या किया? तंबाकू के अंदर जो मोजेक रोग था ना, मोजेक रोग, उस मोजेक रोग का कारण भी क्या बताया था? वायरस ही बताया था। उसने बताया कि जो एडोल्फ मेयर है, उसने बताया कि जो तंबाकू का पौधा है, उसकी पत्तियों में जो मोजेक रोग होता है, उसका कारण क्या है? वायरस है। उस वायरस का नाम इसने नहीं बताया, इसने ये कहा कि कोई ना कोई वायरस है। ठीक है। लेकिन बात आई 1892 ईस्वी की, तो 1892 में इवोनवस्की ने क्या किया? तंबाकू का जो मोजेक रोग था ना, उसका अध्ययन करके वायरस के अस्तित्व का क्या लगा लिया? पता लगा लिया। इसीलिए वायरस का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? इवोनवस्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इवोनवस्की को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से बाबू ध्यान रखनी है। याद हो गई होगी यहाँ तक? बिल्कुल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी मोजेक रोग के बारे में। किसके बारे में? मोजेक रोग के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मोजेक रोग के बारे में, क्योंकि मोजेक रोग किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है। और यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको मोजेक रोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मोजेक रोग को टोबैको मोजेक रोग कहा गया। मोजेक रोग को टोबैको मोजेक रोग कहा गया। वो किसके द्वारा कहा गया? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक तो था बेजेरनिक नाम का व्यक्ति और एक था बोर नाम का व्यक्ति। ध्यान रखना, बेजेरनिक व बोर ने
बेजेरनिक व बोर ने मोजेक रोग को टोबैको मोजेक रोग नाम दिया। टोबैको मोजेक रोग नाम दिया। तो ध्यान रखना, जो तंबाकू था, तंबाकू का पौधा, तंबाकू के पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र हो गए थे और उस रोग को टोबैको मोजेक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टोबैको मोजेक रोग। वो नाम किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखना बाबू, बेजेरनिक और बोर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? बेजेरनिक और बोर के द्वारा ये नाम दिया गया था, जो आपको ध्यान रखना है, टोबैको मोजेक रोग। क्या नाम दिया गया था? टोबैको मोजेक रोग नाम दिया गया। और दोस्तों, ये जो टोबैको मोजेक रोग जिस वायरस से फैलता है, उस वायरस को क्या नाम दिया गया? उस वायरस को नाम दिया गया TMV वायरस। क्या नाम दिया गया? TMV। क्या नाम दिया गया? TMV नाम दिया गया। मैंने आपको क्या बताया कि जो बेजेरनिक और जो बोर थे, उन्होंने इस तंबाकू के रोग को क्या नाम दे दिया? इस तंबाकू के रोग को नाम दे दिया टोबैको मोजेक रोग। टोबैको मोजेक रोग नाम दे दिया। और इस टोबैको मोजेक रोग का जो कारण था ना, वायरस, उस वायरस को क्या नाम दिया गया? TMV नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? TMV। TMV की फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस, ध्यान रखना, टोबैको मोजेक वायरस नाम दिया गया। और दोस्तों, ये जो TMV वायरस था, टोबैको मोजेक वायरस था, ये सर्वप्रथम खोजा गया वायरस था। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था? TMV था। क्या था? TMV। और ये क्या था? एक प्रकार का पादप वायरस था। क्या था? एक प्रकार का पादप वायरस। ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। TMV टोबैको मोजेक वायरस फुल फॉर्म हो गई। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस TMV वायरस था और ये एक प्रकार का क्या था? पादप वायरस था। और ये टोबैको मोजेक जो वायरस था, उसने क्या किया? तंबाकू के पौधे के अंदर रोग पैदा किया था। क्या किया था? तंबाकू के पौधे के अंदर क्या किया था? रोग पैदा किया था। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है यहां तक। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस TMV वायरस के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है। TMV वायरस के बारे में ध्यान रखनी है। एक स्टेनले नाम का व्यक्ति था, स्टेनले नाम का। स्टेनले ने TMV का क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया। क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया, है ना। अब क्रिस्टलीकरण, ये जो विधि है, ये विधि आती है केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आती है? केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है तरल और ठोस को अलग अलग करने की विधि। तरल और ठोस को अलग अलग करने की विधि को क्रिस्टलीकरण विधि कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको परिभाषा बताई है। तो इसी प्रकार से स्टेनले ने क्या किया? इस वायरस की आंतरिक संरचना को पहचाना था। वायरस की आंतरिक संरचना को पहचाना था और इसने इसके अंदर कौन सा तरल पाया जाता है और कौन सा इसमें ठोस पदार्थ पाया जाता है, वो चर्चा इस स्टेनले के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना, स्टेनले ने क्या किया? TMV वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। क्या किया था? क्रिस्टलीकरण किया था। इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात और लिख लीजिए पहले, फिर स्क्रीनशॉट लेना। एक व्यक्ति का नाम आपको और ध्यान रखना है, उस व्यक्ति का नाम है बेंजेरिक। क्या नाम है? बेंजेरिक। बेंजेरिक नाम का जो व्यक्ति था, बेंजेरिक नामक व्यक्ति ने वायरस को क्या कहा था? बेंजेरिक नामक व्यक्ति ने वायरस को क्या कहा था? और वायरस को एक नाम दिया था, जो ध्यान रखना है आपको। बेंजेरिक ने वायरस को क्या कहा था? संक्रामक जीवित रस कहा था। क्या कहा था? संक्रामक जीवित रस कहा था। जीवित रस कहा। किसको कहा? वायरस को कहा। किसने कहा? बेंजेरिक ने कहा। क्या कहा? संक्रामक जीवित रस कहा। और संक्रामक जीवित रस का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है बाबू, कंटेजियम। क्या है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था? तो बेंजेरिक ने कहा था। किसने कहा था? बेंजेरिक ने कहा था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने 2-3 वैज्ञानिकों के बारे में आपको और बताया है, बेजेरनिक और बोर के बारे में, जिसने मोजेक रोग को टोबेक मोजेक रोग नाम दिया। इससे मतलब ये जो रोग जिससे उत्पन्न होता है उस वायरस को टीएमवी नाम दिया गया, टोबैको मोजेक वायरस। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस एक प्रकार का पादप वायरस था जिसका नाम था टीएमवी। स्टेनले ने टीएमवी का क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया। बेंजेरिक ने वायरस को क्या कहा था? संक्रामक जीवित रस कहा था, या फिर कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। किसने कहा था भाई? बेंजेरिक ने कहा था। इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में। यहां पर बीच में मोजेक रोग की बात आ गई थी और मोजेक रोग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मोजेक रोग के बारे में आपको बता दिया। अब हम फिर से बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, वायरस एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है, यानी इसके अंदर एक कोशिका होती है। कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक कोशिकाएं। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक प्रकार का परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। इंपॉर्टेंट बात है। पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव, दूसरे शरीर के जीव में रहने वाला। दूसरे शरीर के जीव में रहने वाला प्रकृति का कौन होता है? विषाणु होता है, वायरस होता है। यानी ये वातावरण में तो बिल्कुल निष्क्रिय होता है, वातावरण में बिल्कुल निष्क्रिय होता है, लेकिन जीवित कहां पर रहता है? जीवित सजीव के शरीर में रहता है। जीवित कहां पर रहता है? सजीव के शरीर में रहता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार का परजीवी होता है। परजीवी का मतलब दूसरों के शरीर में पनपना, दूसरों के शरीर में वृद्धि करना। जब ये दूसरों के शरीर में चला जाता है तब ये क्या करता है? किसी जीव के शरीर में चला जाता है तब ये क्या करता है? वृद्धि करता है। सारे काम तभी करता है, वरना कुछ काम नहीं करता ये। तो ये एक प्रकार का परजीवी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये वातावरण में क्या करता है? वातावरण में निर्जीव होता है। कैसा होता है? वातावरण में निर्जीव। वातावरण में कैसा होता है? निर्जीव होता है। तथा सजीव के शरीर में सक्रिय। सजीव के शरीर में सक्रिय। सजीव के शरीर में क्या होता है? सक्रिय होता है। इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ध्यान रखना। जब ये वातावरण में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है वातावरण में, तब तो ये निर्जीव होता है। ना तो ये गति करता, ना वृद्धि करता, ना जनन करता, कुछ भी नहीं करता। इसमें कोई क्रिया नहीं होती। ये निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है, यानी निर्जीव रहता है वातावरण में। लेकिन जैसे ही इसको किसी सजीव का शरीर मिलता है, किसी सजीव का शरीर मिलता है, तो ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? वातावरण में निर्जीव और सजीव में क्या हो गया? सक्रिय। इसका मतलब ये क्या करता है? इसका मतलब ये करता है, इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन होता है? वायरस होता है। कौन होता है? वायरस होता है। ध्यान रखना, सजीव व निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी होती है, योजक का मतलब जोड़ना, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो वायरस ही होती है। ये निर्जीव भी होता है और ये सजीव भी होता है। निर्जीव वातावरण में और सजीव कहां पर होता है? सजीव के शरीर में, है ना। किसी जीव के शरीर में सजीव और वातावरण में निर्जीव। इसका मतलब निर्जीव और सजीव को इसने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसका मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी होती है उसको कहा जाता है विषाणु या फिर वायरस। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वायरस के बारे में। वायरस का जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, इसका जो बाहर का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? विषाणु या फिर वायरस के बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ध्यान रखना। इसका जो बाहर का आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और इसकी बनावट इस प्रकार से होती है लगभग, है ना, इस प्रकार से।
इस प्रकार से इसका जो बाहर का आवरण होता है, ये बाहर का आवरण क्या कहलाता है? ये बाहर का आवरण कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है, कैप्सिड। इसका बाहरी आवरण कैप्सिड कहलाता है। और ये कैप्सिड किसका बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन भी कौन सी होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, इसके बाहर के आवरण को हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड बना किससे होता है? प्रोटीन से बना होता है। अब वो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर प्रोटीन की चर्चा करते हैं तो एक तो है पेप्टाइड श्रृंखला की प्रोटीन, पेप्टाइड श्रृंखला की प्रोटीन, पेप्टाइड श्रृंखला व लाइपोप्रोटीन। ध्यान रखना, जो पेप्टाइड श्रृंखला की जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनसे और एक लाइपोप्रोटीन से मिलकर के किसका निर्माण होता है? इस कैप्सिड का निर्माण होता है, इस बाहरी आवरण का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रोटीन से बना होता है कैप्सिड, पेप्टाइड श्रृंखला के जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको मिलाकर के और लाइपोप्रोटीन को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? कैप्सिड का निर्माण होता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वायरस के बारे में। चलिए, एक एक बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सूचना आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सर्च करना पड़ता है इधर उधर से, तब जाकर के मेरे को मिलती है। वैसे मैं घर में हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, वरना अगर मैं वहाँ होता तो मेरे पास नोट्स थे, सब कुछ था, तो मेरे को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। मेहनत आपके लिए करूंगा। अगर आपके लिए मेहनत करूंगा तो मेरे में खुद में निखार आएगा और यही मेरे को चाहिए। मैं खुद ग्रोथ करूं, इसीलिए मैं मेहनत करता हूं। आपके लिए तो मैं एक बहाना है, आपके लिए मेहनत करने का तो एक बहाना है। मैं तो मेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। जब आप एक बार साइंस पूरी पढ़ लोगे ना, तब आपको इस कंटेंट की आपको कदर होगी कि भाई वास्तव में इन्होंने कैसा कंटेंट करवाया है, क्या हमें करवाया है और कितना हमें करवाया है। इतना मैं दावा करता हूं, किसी भी एग्जाम में चले जाना, यहां से बाहर लगभग 85% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये मैं दावा करता हूं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जितनी भी साइंस है उसका मैं 85% आपको करवा रहा हूं। मैं किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरे को ये एनटीपीसी के लिए करवाना है, ग्रुप डी के लिए करवाना है, राजस्थान पुलिस के लिए करवाना है, एमपी पुलिस के लिए करवाना है। मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सभी एग्जामों को, कहने का मतलब पूरी साइंस में आपको करवा रहा हूं। एक बार मैं आपको पूरी साइंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं किसी एग्जाम को टारगेट करूंगा, फिर वो बाद की बात है। पहले मैं आपको एक बार पूरी साइंस करवाऊंगा, जब भी आपको जरूरत पड़े तो उसी टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करके पढ़ लो, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं विषाणु यानी वायरस के बारे में। इससे आगे क्या है विषाणु या फिर वायरस के बारे में। इसके आकार के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका आकार, वायरस के आकार के बारे में ध्यान रखना है आपको। वायरस का आकार कितना होता है? 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक। 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है? आकार होता है। यानी साइज कितनी होती है वायरस की? 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक इसकी क्या होती है? आकार होता है, इसकी साइज होती है। यानी नैनोमीटर एक क्या है? दूरी का या लंबाई चौड़ाई का क्या है? एक मतलब मात्रक है नैनोमीटर, जो आपको ध्यान रखना है। तो आकार इसका 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है। अब बात करते हैं सबसे छोटे वायरस की। सबसे छोटा वायरस या फिर सबसे छोटा जंतु वायरस। आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटे वायरस का नाम लिखिए, या फिर सबसे छोटा वायरस कौन होता है, या फिर सबसे छोटा जंतु वायरस कौन होता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, चाहे आपको सबसे छोटा जंतु वायरस पूछे, चाहे आपको सबसे छोटा वायरस पूछे, ना तो आपको पादप नाम दे, ना आपको जंतु नाम दे और सीधा नाम दे दे वायरस, तो भी आपका वही उत्तर रहेगा जो जंतु वायरस का उत्तर होगा। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा वायरस या फिर जंतु वायरस का क्या नाम है? जंतु, उसका नाम है ओरबी वायरस। क्या नाम है? ओरबी वायरस। क्या नाम है? ओरबी वायरस। ध्यान रखना, ओरबी वायरस। क्या नाम है? ओरबी वायरस। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओरबी नहीं, अरबो वायरस। क्या नाम है? अरबो वायरस।
अरबो वायरस। और ये जो अरबो वायरस होता है इसका आकार कितना होता है? 20 नैनोमीटर। कितना होता है? 20 नैनोमीटर इसका क्या होता है? आकार होता है। 20 नैनोमीटर इसका आकार होता है, बिल्कुल छोटे से छोटा होता है ये। और अरबो वायरस किसका वायरस है? डेंगू का वायरस है। किसका वायरस है? डेंगू का वायरस। डेंगू का वायरस सबसे छोटा वायरस माना जाता है। ध्यान रखना है बाबू आपको अच्छे से। सबसे छोटा या फिर जंतु वायरस है, सबसे छोटा जंतु वायरस है वो कौन है? अरबो वायरस, डेंगू का वायरस, जिसका आकार 20 नैनोमीटर होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जंतु वायरस, सबसे बड़ा जंतु वायरस के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़े जंतु वायरस का नाम है पोक्सी वायरस। क्या नाम है? पोक्स वायरस। पोक्स वायरस। और पोक्स वायरस तो 2-3 प्रकार के होते हैं। पोक्स वायरस तो 2-3 प्रकार के होते हैं। चिकन पोक्स, स्मॉल पोक्स आपने नाम सुना होगा। उन्हीं का वायरस सबसे बड़ा वायरस माना जाता है जंतुओं के अंदर। और उस पोक्स वायरस का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पोक्स वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। क्या नाम है? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस, ध्यान रखना, वेरिओला वायरस। तो जो सबसे बड़ा जंतु वायरस है उसका नाम है पोक्स वायरस या फिर वेरिओला वायरस। जो किसका वायरस है? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, उन्हीं का वायरस है सबसे बड़ा वायरस। और इनका जो आकार होता है वो कितना होता है? 300 नैनोमीटर। कितना होता है? 300 नैनोमीटर। ध्यान रखना, 300 नैनोमीटर इसका क्या होता है? आकार होता है। पोक्स वायरस या फिर वेरिओला वायरस सबसे बड़ा जंतु वायरस है। चलिए ठीक है, सबसे बड़े पादप वायरस की बात करते हैं। सबसे बड़ा पादप वायरस, सबसे बड़ा पादप वायरस की अगर चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा पादप वायरस कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो पादप वायरस है उसका नाम है सिट्रस ट्रिस्टेजा। क्या नाम है? सिट्रस ट्रिस्टेजा। सिट्रस ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा। सिट्रस ट्रिस्टेजा सबसे बड़ा पादप वायरस है जो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको बात बताई है आकार से संबंधित, वो आकार से संबंधित बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि लाइव की जैसे चल रहे हैं, हमारे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी क्लास है, न कि लाइव क्लास नहीं है। आपको दिख रही है लाइव जैसी, लेकिन लाइव नहीं है। क्षमा चाहूंगा, मैं आपके जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो भी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी बोल रहे हो ना, सभी को गुड इवनिंग, सभी को लव यू और सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जुड़ने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा काम होता है जोड़ने का। आपको जोड़ना है। आपको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना किसको है? एक तो अपने ज्ञान में और बढ़ोतरी करनी है, अपने ज्ञान को और जोड़ते रहना है। इसके साथ साथ बच्चों को भी जोड़ना है, क्योंकि आपके लिए आपका भाई बहुत मेहनत करता है। आप नहीं समझ सकते, शायद आपने मेरी स्थिति देखी नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पता भी है, लेकिन मेहनत मैं आपके लिए बहुत करता हूँ, इतनी मैं बोलता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ। खो मत देना। अगर आप इस दुनिया की भीड़ में मेरे को खो दोगे तो मेरा तो अस्तित्व खत्म है ही है, लेकिन आपको भी ऐसी साइंस पढ़ने के लाले पड़ जाएंगे फ्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ फ्री के, ऐसी साइंस पढ़ने के आपको लाले पड़ जाएंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है, मेरे से तो बेहतर हैं, मेरे से तो 10 गुना ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, 10 गुना ज़्यादा कंटेंट है उनके पास, लेकिन पैसे मांगते हैं। पैसे बोलते हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर हमें ये लगा लो, ये वो लगा लो, इतने पैसे दो, ये ऐप ज्वाइन कर लो, वो कर लो। तो बाबू ऐसा मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा। एक बार की मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको साइंस पूरी करवाऊंगा और कभी भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। आपके लिए हमेशा रहेंगे। आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, आपके पोते देखेंगे। इसी प्रकार से सदियों तक ये वीडियो चलते जाएंगे। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक मेरे वीडियो रहेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ये बात आप रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। जब मैं मेरी बात से हट जाऊं, मुकर जाऊं, तब मेरे को बता देना कि आप उस दिन ये कह रहे थे और आज आप ये कर रहे हो, तब बता देना। लेकिन मैं एक बार की बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको पूरी साइंस करवाऊंगा विद क्वेश्चन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम 10,000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देने वाला हूं। बस इतना मैं तब कर पाऊंगा जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। जब आप मेरा सपोर्ट करोगे ना तभी कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि
जब आदमी मोटिवेट नहीं रहेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता। और मैं मोटिवेट तभी रहूँगा जब मेरे से रोज़ाना नए नए बच्चे जुड़ते रहेंगे, नए नए बच्चों का मेरे पास मैसेज आएगा, नए नए बच्चों का मेरे पास फ़ोन आएगा, मेरे से सलाह मशवरा करेंगे, मेरे से कुछ पूछेंगे, मेरे को कुछ बताएंगे, मेरी गलती बताएंगे। वही मेरा सच्चा साथी है और वही मेरा सच्चा भगवान है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे वायरस के बारे में। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं विषाणु यानी वायरस के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। वायरस के कितने प्रकार होते हैं, वायरस के कितने प्रकार होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो वायरस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वायरस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक है जंतु वायरस, एक है जंतु वायरस, जंतु वायरस, पहला है जंतु वायरस, और एक है बाबू पादप वायरस। दूसरा क्या है? पादप वायरस, पादप वायरस, पादप वायरस। और एक होता है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज, या फिर बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया फेज, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज। ये तीसरे प्रकार का विषाणु होता है, ये तीसरे प्रकार का वायरस होता है। ये 3 प्रकार होते हैं वायरस के। जंतु वायरस के बारे में मैं आपको जब रोग मैंने करवाए थे ना, मानव रोग, तब मैं आपको जंतु वायरस के बारे में बता चुका हूं। पादप वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं जब हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको पादपों में होने वाले रोग पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको पादप वायरस के बारे में बता दूंगा। और वैसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूं बीच बीच में, टीएमवी हो गया, ये सारे मैं आपको बताता हूं बीच बीच में। तो वो होते हैं पादप वायरस। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज, क्योंकि ये आगे टॉपिक नहीं आएगा कहीं भी, ये टॉपिक हमें यहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो अब टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज के बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज। चलिए शुरू करते हैं, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया फेज। सबसे पहली बात तो यही है कि जीवाणु भोजी कहा किसे जाता है, जीवाणु भोजी कहा किसे जाता है। तो देखो, जीवाणु तो आप जानते हो, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। भोजी का मतलब भोजन करना, भोजी का मतलब भोजन करना, उसको नष्ट करना, है ना। जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे पास जितना भोजन होता है उसको हम खा लेते हैं, तो उसके बाद भोजन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हाँ, हमारे शरीर में जाके वो काम करता है, लेकिन हमारे पात्र में से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वही बात यहां पर लागू होती है। जीवाणु भोजी का मतलब होता है बाबू जीवाणु को नष्ट करने वाला। ऐसा वायरस जो जीवाणु का भोजन कर लेता है, जीवाणु का भोज कर लेता है, या फिर जीवाणु को क्या कर देता है? संक्रमित करके उसको नष्ट कर देता है। उस विषाणु को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु बोलते हैं। तो समझ लो, ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित का मतलब नष्ट करता है, संक्रमित का मतलब नष्ट करता है, संक्रमित करता है, उसे जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज कहा जाता है। जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज कहा जाता है, बैक्टीरिया फेज कहा जाता है। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल आई है। मुझे पता है आपको ये बात समझ में आई है कि ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? उस वायरस को बोलते हैं बाबू जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज। जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज उसी जीवाणु को कहा जाता है, उसी वायरस को कहा जाता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये जो जीवाणु भोजी या फिर जो बैक्टीरिया फेज होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो कोई जल है, जल का पात्र है, और उस जल में क्या है? जीवाणु है। और अगर उस जल को हम क्या कर लेंगे? पी लेंगे, उसका सेवन कर लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? उससे प्रभावित हो जाएंगे या फिर हम रोगी हो जाएंगे। लेकिन अगर उस जीवाणु को वायरस खत्म कर दे, तो वो जीवाणु भी खत्म हो जाएगा और वायरस उससे लड़ाई करते हुए खत्म हो जाएगा। तो वायरस भी खत्म, जीवाणु भी खत्म, पानी शुद्ध हम पिएंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इन जीवाणु भोजी के कारण या फिर बैक्टीरिया फेज के कारण, जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज के कारण गंगा जल शुद्ध रहता है। ये बात लिख लो, इनके कारण गंगा जल शुद्ध रहता है। इनके कारण गंगा जल शुद्ध रहता है। गंगा जल शुद्ध रहता है, शुद्ध रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अंदर यही जीवाणु भोजी पाया जाता है, यही बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। इसीलिए गंगा का जल क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बोलते हैं कि आज से 30 साल पहले की बात करें तो गंगा नदी में अगर हम 1 रुपए का सिक्का डाल दें तो 1 रुपए का सिक्का भी उसके पन्ने से दिखाई देता था। इतना शुद्ध पानी था, इतना स्वच्छ पानी था, इतना पवित्र पानी था गंगा का। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं, हमारे कोई मतलब खत्म हो जाता है, कोई कोई एक्सपायर हो जाता है, उसका हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं गंगा में। बिल्कुल जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब जाते हैं। इस इंडिया में तो ये संस्कृति है, सभी जाते हैं, पता है आपको, सभी के सभी जाते हैं। तो जो लोग अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो वो उनकी अस्थियां डालाते हैं, वहां पर उनकी राख वगैरह डालाते हैं, उनके कपड़े वगैरह डालाते हैं, वहां पर नहाते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका पानी शुद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका कारण क्या है? उसका वैज्ञानिक कारण यही है। उसका वैज्ञानिक कारण, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। और हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र ये बोलते हैं कि गंगा इसकी देन है, महादेव की देन है, इसलिए वो स्वस्थ रहती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कारण क्या है? बैक्टीरिया फेज या फिर जीवाणु भोजी के कारण गंगा का जल क्या रहता है? शुद्ध रहता है। गंगा का जल क्या रहता है? शुद्ध रहता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपको बात बताता हूं, ये जीवाणु भोजी नाम किसने दिया था? जीवाणु भोजी नाम किसके द्वारा दिया गया? जीवाणु भोजी नाम किसके द्वारा दिया गया? जीवाणु भोजी नाम किसके द्वारा दिया गया? ये बात आपसे पूछी जा सकती है। यानी एक वायरस पाया गया गंगा नदी में, उस वायरस को जीवाणु भोजी नाम दे दिया। वो किसने दिया था? तो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है F.W. टवार्ट, F.W. टवार्ट, और एक व्यक्ति का नाम था डी हेरल। क्या नाम था? डी हेरल और F.W. टवार्ट ने इस वायरस को जीवाणु भोजी नाम दिया था। इस वायरस को क्या नाम दिया था? जीवाणु भोजी नाम दिया था F.W. टवार्ट और डी हेरल ने। यह बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है, बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल आई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने आपको क्या बताया कि जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया फेज। जो वायरस जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, उन वायरसों को, जो वायरस जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया फेज बोलते हैं। तो आप एक स्टार लगा के एक बात लिख लीजिए, बहुत अच्छे से एक स्टार लगा के बात लिख लीजिए कि ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल को नष्ट करते हैं, ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल को नष्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समझना, ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल को नष्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें कहा जाता है साइनोफेज। क्या कहा जाता है? उन्हें साइनोफेज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। बैक्टीरिया फेज जीवाणुओं को नष्ट करने वाले वायरस, और साइनोफेज नील हरित शैवाल को नष्ट करने वाले वायरस का क्या नाम है? साइनोफेज। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। जीवाणु भोजी के बारे में बात कर ली बाबू हमने। बैक्टीरिया फेज या फिर साइनोफेज के, बैक्टीरिया फेज और साइनोफेज के बारे में चर्चा कर ली। गंगा का जल शुद्ध क्यों रहता है उसकी चर्चा भी हमने कर ली। और ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक न होकर लाभदायक होता है, उसका नाम है जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। अगर आपको बात समझ में आई है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाबू इस चैनल के ऊपर आपको लगभग मैं 75 क्लास तो करवा चुका हूं, किसकी, बायोलॉजी की। 30 क्लास में आपको करवा चुका हूं फिजिक्स की, और केमिस्ट्री अभी स्टार्ट होने वाली है। 2 या 5 दिन के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, पूरा फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट कहीं आपको मिल जाए तो मुझे कह देना, बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक आपको मैं बताता हूं वायरोइड के बारे में। वायरोइड है क्या? वायरोइड एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है वायरोइड। इसके बारे में चर्चा करते हैं, वायरोइड के बारे में। वायरोइड हेडिंग लगा लीजिए, वायरोइड क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, वायरोइड के बारे में। यानी ऐसा वायरस जिनमें केवल एक सूत्री आरएनए पाया जाए, ऐसा वायरस जिसमें एक सूत्री आरएनए पाया जाए और उसके चारों ओर कैप्सिड आवरण नहीं पाया जाए, उस प्रकार के वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं। समझना, ऐसा वायरस जिसमें एकल सूत्री आरएनए पाया जाए, तथा प्रोटीन खोल जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन खोल का मतलब बाहर का आवरण। वायरस के बाहर के आवरण को कैप्सिड या फिर प्रोटीन खोल कहा जाता है, जो प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन मैंने आपको बताया था, पेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन खोल यानी कैप्सिड अनुपस्थित हो उसे वायरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोइड कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, वायरोइड किसे कहा जाता है? जिसके अंदर एकल सूत्री आरएनए पाया जाए। एकल सूत्री का मतलब इस प्रकार से एक श्रृंखला हो, एकल सूत्री आरएनए पाया जाए और कैप्सिड अनुपस्थित हो, उस प्रकार के वायरस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रकार के वायरस को बोलते हैं बाबू वायरोइड। क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं, है ना। इसके वायरोइड के उदाहरण की चर्चा करते हैं। इसका उदाहरण कौन सा ऐसा वायरस है जो इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से वायरोइड प्रकार का वायरस कौन सा है, यानी जिसके अंदर एकल सूत्री आरएनए पाया जाए और कैप्सिड अनुपस्थित हो, उस प्रकार का वायरस कौन सा है? तो ध्यान रखना, पीएसटी नाम का जो वायरस होता है, वो वायरोइड प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? वायरोइड प्रकृति का होता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है बाबू पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरोइड। ये आपसे ध्यान रखना है थोड़ी सी कि पीएसटीवी एक क्या है? वायरोइड प्रकृति का वायरस है। इसकी फुल फॉर्म है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरोइड। ये क्या है? वायरोइड प्रकृति का एक वायरस है। इतनी बात आपको याद हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ नोट में बात बताता हूं, स्टार लगा के बात लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो पादप वायरस होता है, पादप वायरस क्या करता है? फैलता है। भाई वायरस तो फैलता ही है, लेकिन किसके द्वारा फैलता है? वो इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना। पादप वायरस एफिड के द्वारा, किसके द्वारा? एफिड के द्वारा तथा पादप वायरस एफिड के द्वारा तथा जंतु वायरस मच्छर के द्वारा संक्रमण फैलाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो पादप वायरस होता है वो तो किसके द्वारा संक्रमण फैलाता है? एफिड। यानी एक पौधा है, ये पौधा मान लो एक पौधा है इस प्रकार से, इस पौधे में
एक वायरस है, ये वायरस दूसरे पौधे में जाता है, ये वायरस दूसरे पौधे में जाता है तो वो किसके आधार पर जाएगा बाबू? एफिड के द्वारा। किसके द्वारा? एफिड के द्वारा। अब ये एफिड क्या है? एफिड एक जीव है, एफिड एक जीव है जो क्या करता है? पौधों का रस चूसता है। क्या करता है? पौधों का रस चूसता है। पौधों का रस क्या करता है? चूसता है। और जब ये पौधों का रस चूसेगा और उस पौधे का रस चूस लेगा जिसके अंदर ये वायरस है, जिसके अंदर वायरस है, तो उस पौधे का रस चूसेगा तो वो वायरस उस जीव के शरीर में चला जाएगा, इस एफिड के शरीर में चला जाएगा और यही एफिड दूसरे पादप के ऊपर जाके बैठता है और जब उसका रस चूसता है तो वो वायरस किसके अंदर चला जाता है? दूसरे पौधे में चला जाता है। तो पादप वायरस जो संक्रमण फैलाता है वो किसके द्वारा? एफिड के द्वारा। और मानव जो होता है ना, मानव जंतु, जंतुओं के अंदर जो वायरस फैलता है, जंतुओं में जो वायरस का संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मच्छर के द्वारा होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है, मुझे पता है। इसके साथ साथ आपको एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जब कोई वायरस संक्रमित कोशिका के अंदर न होकर के, जब कोई वायरस संक्रमित कोशिका के अंदर न होकर के स्वतंत्र रूप से संक्रमण के कण के रूप में पाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेरियोन। क्या कहा जाता है? वेरियोन कहा जाता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखना, बहुत अच्छी से आपको एक बात और बताता हूं, एक बात मैं आपको और बताता हूं, ध्यान रखना। चलिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब वायरस, आप नोट लगा के लिख रहे हैं कि जब वायरस संक्रमित कोशिका में न रहकर, संक्रमित कोशिका में न रहकर, कोशिका में जब वायरस संक्रमित कोशिका में न रहकर वातावरण में संक्रमण कण के रूप में पाया जाए, संक्रमण कण के रूप में पाया जाए, संक्रमण कण के रूप में पाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरियोन। विरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, समझना मैंने क्या बताया कि ऐसा वायरस है कोई जो कोई संक्रमित कोशिका में नहीं है, संक्रमित कोशिका में नहीं है, यानी चाहे वो मानव की हो चाहे वो पौधे की हो, वो कोशिका में नहीं है, वो बाहर वातावरण में है। वो कहाँ है? बाहर वातावरण में है, फिर भी वो संक्रमण कण के रूप में है। संक्रमण कण का मतलब वो बाहर से ही क्या कर सकता है? संक्रमण फैला सकता है। बाहर से ही क्या कर सकता है? संक्रमण फैला सकता है। यानी वो बाहर भी क्या है? वातावरण में भी क्या है? संक्रमण कण के रूप में है, संक्रमण के कण के रूप में है। तो इसका मतलब उस वायरस को हम क्या कहेंगे? विरियोन कहेंगे। क्या कहेंगे? विरियोन कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है विरियोन क्या है? तो ध्यान रखोगे, ऐसा वायरस जो संक्रमित कोशिका में न होकर या न रहकर वातावरण में बाहर से स्वतंत्र रूप से क्या करता है? संक्रमण फैलाता है या फिर संक्रमण कण के रूप में पाया जाता है, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? विरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरियोन बोलते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है, मुझे पता है। अच्छे से आप इस बात को लिख लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं, कुछ वायरस जनित पादप रोगों की चर्चा करते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वायरस जनित पादप रोग, वायरस जनित पादप रोग, वायरस जनित पादप रोग की चर्चा करते हैं। यानी ऐसे पौधों में फैलने वाले रोग, ऐसे पौधों में होने वाले रोग जो वायरस से होते हैं, जो वायरस के द्वारा होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो एक रोग का नाम है, ध्यान रखना, बंची टॉप डिजीज। बंची टॉप डिजीज, बंची टॉप डिजीज। बंची टॉप डिजीज जो होता है वो किसके अंदर होता है? केले में होता है। किस में होता है? केले में। और किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। बंची टॉप जो डिजीज है वो किस में होता है? केले में होता है और वायरस के द्वारा होता है। इसी प्रकार से टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक रोग किस में होता है? तंबाकू के पौधे में। किस में होता है? तंबाकू के पौधे में। ध्यान रखना, तंबाकू के पौधे में, है ना। और किसके द्वारा फैलता है? टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये तंबाकू की बात होगी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है गन्ने का, गन्ने का एक रोग है जिसको बोलते हैं ग्रासी सूट रोग। क्या बोलते हैं? ग्रासी सूट रोग।
ग्रासी सूट रोग। ग्रासी सूट रोग की अगर चर्चा करते हैं तो ग्रासी सूट रोग जो है वो किस में फैलता है, किस में होता है, गन्ने में होता है, गन्ने में। तो ये जो गन्ने का ग्रासी सूट रोग है वो भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है आलू के अंदर, आलू में एक रोग होता है वेन बेंडिंग मोजेक रोग। वेन बेंडिंग मोजेक रोग। वेन बेंडिंग मोजेक रोग जो होता है वो किस में होता है, आलू में होता है, आलू में। तो ये भी एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, ये भी एक प्रकार का क्या है बाबू, वायरस जनित रोग है। बच्चा ध्यान रखना इस बात को। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी वायरस के बारे में। हमारा वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो गया और हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो गई। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलता है, बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे सच्चे साथी हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए काम करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए काम करूं, तो आपको एक दिन के लिए क्या करना है, एक दिन के लिए 2 सेकंड का टाइम मेरे लिए निकालना है। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए करना क्या है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में और अपनी फेसबुक के ऊपर, अपने मैसेंजर पर एक दिन के लिए सिर्फ मेरे को 3 मिनट का टाइम दे दीजिए। 3 मिनट लगेंगे आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करने में। 3 मिनट आप मेरे को दे दीजिए, आपका भला होगा, आपका आभारी रहूंगा। 3 मिनट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, 3 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर मैं आपसे कभी टाइम नहीं लूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, है ना। हाँ, जरूरी पड़ जाएगी तो ले भी लूंगा, वो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी और मेरी किसने बांटी है, आप और हम तो एक ही हैं और एक ही मतलब प्रकार के इंसान हैं। आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूं, एक ही बात है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, स्टेटस पर लगाना है एक दिन के लिए। इसके साथ साथ लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू।